पीएम मोदी की बोटी बोटी करने की बात कहने वाले कांग्रेसी नेता इमरान मसूद आज कह रहे हैं कि राम के वंशज हैं और सबके आराध्य हैं राम। हिमाचल के कांग्रेसी सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह 22 जनवरी को अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं और इससे साफ है कि कांग्रेस और विपक्षी इंडी गठबंधन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर एक बड़ी गलती कर चुका है। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के बार बार आलोचना करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसी गलती नहीं की। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ बयानबाजी कर रहे विपक्षी दल के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जलन हो रही है क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। स्वामी ने कहा कि जिन लोगों को बाहर से फंडिंग मिल रही है सिर्फ वे लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय भी राम मंदिर को लेकर खुश है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दलों को भी निमंत्रण दिया गया। हालांकि कांग्रेस और इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार किया। ममता बनर्जी और शरद पवार भी ऐसा ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने इस धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में बदल दिया। सीपीआईएम जैसे अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। स्वामी ने कहा कि उन्हें जलन हो रही है। उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा मंदिर निर्माण भी होगा। राम मंदिर बन रहा है, पूरा देश उत्साहित है। मुश्किल की स्थिति में विपक्ष है। मुझे कोई परवाह नहीं क्योंकि भारत का 82% हिंदू है। स्वामी ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक ईसाई, पारसी, यहूदी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। देश के अल्पसंख्यकों में राम मंदिर के निर्माण को लेकर खुशी है, वे समर्थन में हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा, मुसलमानों के बीच भी बड़ी संख्या के लोग कहते हैं कि हमने भारत में रहना चुना, इसलिए ये कुछ ऐसा है जिसे हमें समायोजित करना है। मैं कहूंगा कि केवल कुछ कट्टरपंथी हैं जिन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है, शोर मचा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही। सड़कों को सजाया गया है, खूबसूरत स्ट्रीट लैंप्स लगाए गए हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़ी संख्या में वीवीआईपीज पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 22 जनवरी को 110 के करीब चार्टर्ड प्लेन्स पहुंचने वाले हैं। इसके पहले इमरान मसूद ने कहा कि राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि राम हम सब के आराध्य हैं, हम सब राम के वंशज हैं। और इसके बाद बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये राम को लाने वाले कहां से हो गए, हम सब राम को मानने वाले हैं, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के आयोजन से निगेटिव प्रचार हमारे खिलाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं और जिनकी रामचंद्र जी के प्रति आस्था है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति हो। भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। जिनकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने एक तरह से सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बात करने से इनकार कर दिया। टीएमसी सिर्फ 2 सीट देना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी गठबंधन को लाल झंडी दिखा दी है। वे 17 सीटों की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ममता बनर्जी की तरह वे भी कांग्रेस या किसी दूसरे दल से बात नहीं करना चाहते। आरजेडी के नीतीश कुमार के इस अड़ियल रवैये के गठबंधन के दल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा मान रहे हैं। भाकपा माले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 17 सीटों की मांग का विरोध खुलकर सामने आकर कर रही है। पार्टी के विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि वह समय और था जब जदयू के 16 लोकसभा सांसद बने। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जदयू अपने सपने से बाहर निकले, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना पूरा हो पाएगा। जेडीयू ने बिहार की उन सभी सीटों पर अपना दावा ठोक दिया जहां 2019 में पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। उसके अलावा दूसरे स्थान पर था भाकपा माले। विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि 17 सीट कह देने से नहीं होगा। ना जेडीयू के 16 सांसद तब बने जब नीतीश कुमार एनडीए में थे। अब आप आज भी इस सपने में गुम रहेंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के संकल्प के अनुकूल नहीं होगा। माले विधायक ने कहा कि जब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और लोजपा थी तो 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीट जीत ली। अभी तक अगर उसी सपने में खोए हुए हैं तो ठीक नहीं होगा, इसलिए 17 सीटों पर उनका दावा सही नहीं है। दरअसल रामबली यादव ने जदयू को 2024 की याद दिलाई, जब एनडीए से अलग होने के बाद उनके मात्र 2 उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे। 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चले गए तो जेडीयू के 16 नेता जीतकर सांसद बन गए।
इस जनता दल यूनाइटेड की अपनी ताकत का इससे पता चलता है। इस बार इंडिया गठबंधन में बिहार से कांग्रेस, आरजेडी के अलावा 3 लेफ्ट पार्टियां हैं और सभी को उचित जगह देनी है। पिछले दिनों भाकपा माले ने लालू यादव से मुलाकात की थी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक बार फिर 2024 में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना दावा दोहराया। दिल्ली में उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर राजद के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का तालमेल है। जेडीयू अपनी जीती हुई सीटें नहीं छोड़ सकती। मंत्री संजय झा, ललन सिंह समेत कई जेडीयू नेता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। उनका गठबंधन आरजेडी से है। कांग्रेस और वामदल राजद के साथ हैं। वे उनसे ही अपनी बात करें, न कि जेडीयू या नीतीश कुमार से। जेडीयू की इस स्टैंड की वजह से बिहार में इंडी गठबंधन में बड़ा पेंच फंस गया है। विपक्षी गठबंधन में लगभग असंभव सी सीट मांग कर नीतीश कुमार अब इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। कांग्रेस से लेकर लालू यादव की पार्टी तक, ममता बनर्जी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों तक ने भले ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार पहले से ही अयोध्या जाने को तैयार बैठे हैं। हालांकि इस बात के संकेत तभी मिल गए थे जब वे विपक्षियों की दिल्ली बैठक से नाराज होकर चले गए थे और उसके बाद राम मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ जेडीयू ने खुलकर विरोध जताया। नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को कार्यक्रम होना है। तैयारियां जोर शोर से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में और इसकी चर्चा देश भर में। इस बीच जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कहा कि मुख्यमंत्री को अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलता तो इस पर विचार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा जा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इसका निमंत्रण अभी तक नहीं मिला है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जेडीयू नीतीश कुमार को भी शामिल होना है। कोई निमंत्रण मिलेगा तो हमारे नेता इस पर बैठकर विचार करेंगे। गठबंधन में शामिल पार्टी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी राम मंदिर की स्थापना और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पक्ष में है। ये बड़ा काम है जिसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है, लेकिन इस पर कुछ लोग तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। भगवान राम मंदिर या आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले केसी त्यागी ने कहा था कि राम हमारे आराध्य हैं, उन पर कोई नकारात्मक टिप्पणी करना सही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस पार्टी को दूरी बनाने पर केसी त्यागी ने कहा कि सभी इस मामले में अपने अपने विचार सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। जीतन राम मांझी और अमित शाह के विचार एक हैं। हमारी सहयोगी पार्टी है। उनके किसी इससे पहले नीतीश कुमार के प्रिय और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा नीतीश कुमार अयोध्या जाएंगे या नहीं, इस पर उन्हीं का फैसला उन्हें लेना है। हालांकि 21 और 22 जनवरी को उनका कार्यक्रम निर्धारित है। वे समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और 22 जनवरी को योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास में व्यस्त होंगे। लेकिन वे तो सर्वे सर्वा और मुख्यमंत्री हैं, कभी भी अपना प्रोग्राम बदल सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्षी इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। चुनाव से पहले एक विपक्षी दल का बीजेपी में विलय कराने की तैयारी है। इससे इंडी गठबंधन को झटका लगना तय है। असल में अमित जोगी अपनी पार्टी का विलय लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां बीजेपी को और ज्यादा ताकत मिलेगी तो वहीं कांग्रेस की जड़ें और कमजोर होंगी, क्योंकि अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का गठन कांग्रेस छोड़ने के बाद ही किया था। असल में इन बातों के संकेत तभी मिल गए थे जब अमित शाह के साथ अमित जोगी की तस्वीर सामने आई थी। माना जा रहा है कि अमित जोगी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और इसी वजह से अमित जोगी ने सबसे पहले विष्णु साय को मुख्यमंत्री बनने पर उनकी तस्वीर के साथ पोस्ट करते हुए बधाई दी। साथ ही इसे अपने पिता अजीत जोगी के सपनों को पूरा होने का वक्त बताया। इसके बाद दूसरी तस्वीर 25 दिसंबर 2023 को आई, जब उन्होंने अपने पिता के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुरानी तस्वीरों को ट्वीट किया और साथ ही ये भी लिखा कि वाजपेयी जी ने अपने व्यवहार, व्यक्तित्व और वक्तृत्व से सबसे अधिक प्रभावित करने और मेरे अल्प जीवन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली शख्सियत थे। तीसरी तस्वीर 5 दिन बाद 31 दिसंबर को ट्वीट हुई। इसमें वे अपनी मां रेणु जोगी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करते नजर आए और साथ ही उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। चौथी तस्वीर तो समझिए कि इन 3 तस्वीरों का निश्चयात्मक परीक्षण है, जिसमें अमित शाह से मुस्कुराते हुए मिले। लेकिन सवाल यही कि क्या सचमुच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भाजपा में विलय हो जाएगा? जवाब ढूंढने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जो परफॉर्मेंस रहा उसके बावजूद
संकट साफ दिखाई देता है। 2018 में पार्टी के गठन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में जकांच के 5 विधायक थे, लेकिन 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान पार्टी ने पराभव ही देखा। एक विधायक धर्मजीत सिंह भाजपा में चले गए, दूसरे प्रमोद शर्मा कांग्रेस में चले गए, तीसरे अजीत जोगी और चौथे देवव्रत सिंह का निधन हो गया। 5वें आर के राय भी साथ छोड़ गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता, वोट शेयर घट गया। माना जा रहा है कि भविष्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता पहले भी चाहते थे कि भाजपा में जेसीसीजे का विलय हो जाए। यही वजह है कि इस मुलाकात ने प्रदेश में नई चर्चा को जन्म दे दिया। हालांकि कुछ लोग अमित जोगी और अमित शाह की इस मुलाकात को अमित जोगी की चर्चा में बने रहने का स्टंट बता रहे हैं। वाकई जकांच का बीजेपी में विलय हो जाता है तो भी अमित जोगी का संकट खत्म नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता हमेशा से ही जोगी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते आए हैं। विलय होता है तो कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल जाएगा। जोगी और शाह की मुलाकात कई सियासी समीकरण और मायने भी रखती है। हालांकि इस बारे में अमित जोगी ने कुछ न कहते हुए शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन सियासत में भला कौन सब कुछ साफ साफ कहता है। इस पे जोगी भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो फिर भी आने वाले 2000 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी आदिवासी चेहरा के तौर पर उन्हें पेश कर सकती है। सीट शेयरिंग पर बात होना तो दूर, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिर से तलवारें खिंच गईं और इसी वजह से सीट शेयरिंग के लिए होने वाली बैठक रद्द कर दी गई। अब ये बैठक कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। माना जा रहा है कि अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने और साथ में बीएसपी को जोड़ने के खेल में कांग्रेस ने ऐसा पेच फंसा दिया कि कहीं उसके हाथ माया लगे ना। अखिलेश सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मायावती के साथ बैठक करने के बाद ही अखिलेश पर दबाव बनाएगी और बैठक करेगी। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर यूपी कांग्रेस काफी उत्साहित है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। गठबंधन की पिछली बैठक में उन्होंने कांग्रेस से अपना रुख साफ करने के लिए कहा था। अभी के लिए तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता जरूरत से ज्यादा व्यस्त हैं और इसी वजह से बैठक इस बार नहीं हो पाई। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि यूपी में भी दूसरे राज्यों की तरह सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं है। यहां भी कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन सपा उतनी देने को तैयार नहीं। इसके ऊपर जिस तरह से कांग्रेस बसपा को साथ लाने की बात कर रही है, इसने भी सपा को असहज करने का काम किया। वैसे इस पूरी सियासत में बहुजन समाज पार्टी का रुख भी ज्यादा साफ नहीं है। किसी भी नेता ने सामने आकर नहीं बोला कि वो गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले जरूर ऐसी बातें सामने आई थीं कि अगर मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए तो वे गठबंधन के साथ जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़ कोई दूसरा दल अभी बसपा को ज्यादा तवज्जो देने का काम नहीं कर रहा है। अब यूपी में तो पेच फंसा दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी ने सीट शेयरिंग वाली बैठक रद्द कर दी है। असल में टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें नहीं देने वाली। वहीं कांग्रेस कम से कम 7 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। इसी रवैये की वजह से टीएमसी ने सीट शेयरिंग वाली बैठक को रद्द कर दिया। यानी बात चाहे यूपी की हो या बंगाल की, सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार ने किसी दूसरे दल आरजेडी को छोड़ कोई और बात नहीं करने का कहा। नीतीश सिर्फ लालू यादव से बात करेंगे। इसको लेकर बिहार में भी सीटों का मामला फंसा हुआ है। सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती हैं और इस पर सहमति बनती नहीं दिख रही। बसपा की वजह से कई चीजें अभी अधर में फंसी हुई हैं और खबर यह भी है कि कांग्रेस नेता 15 जनवरी को मायावती से मुलाकात कर सकते हैं। असल में उस दिन बसपा प्रमुख का जन्मदिन है और ऐसे में बधाई के साथ गठबंधन को लेकर राजी करने की बड़ी पहल की जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में अखिलेश यादव की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के एक फैसले ने उद्धव ठाकरे की पूरी सियासी तकदीर बदल कर रख दी। उद्धव ठाकरे और उनका गुट भले ही बाहर विरोधी गुट रहे, लेकिन विधानसभा के अंदर उन सबको एकनाथ शिंदे गुट यानी शिवसेना के आदेशों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, सदन के अंदर उन्हें सत्ता पक्ष की तरफ बैठना होगा और अगर मतदान की नौबत आई तो शिवसेना के व्हिप भरत गोगावले के आदेश का ही उन्हें पालन करना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ अयोग्यता का मामला चल सकता है, उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। मतलब कि शिवसेना के असली बॉस एकनाथ शिंदे ही हैं और उद्धव ठाकरे एंड कंपनी उसी पार्टी के विधायक। यही वजह है कि स्पीकर ने उद्धव खेमे को चेतावनी दी है। स्पीकर का कहना है कि उद्धव ठाकरे गुट के सभी विधायकों को शिंदे गुट द्वारा चुने गए व्हिप की बात माननी होगी, नहीं तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना होगा।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंदी समूह अस्तित्व में आए तो शिंदे के नेतृत्व वाला धड़ा ही शिवसेना था। राहुल नार्वेकर ने आदेश के अहम बिंदु पढ़ते हुए शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की उद्धव ठाकरे गुट की याचिका भी खारिज कर दी। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे खेमे के विधायकों को राज्य विधानमंडल में सीएम एकनाथ शिंदे के समूह द्वारा नियुक्त पार्टी व्हिप भरत गोगावले के निर्देशों का पालन करना होगा। इसका मतलब ये कि विधानसभा में मतदान जैसे प्रमुख मुद्दों पर उद्धव के सभी 16 विधायकों को गोगावले की बात माननी होगी, नहीं तो उन्हें अयोग्यता का जोखिम उठाना होगा। इसके अलावा यूबीटी समूह के विधायकों को विपक्ष में होने के बावजूद सीएम के नेतृत्व वाली सेना के साथ सत्ता पक्ष में बैठना होगा। नार्वेकर ने कहा कि विधायकों को अपने निर्धारित स्थान पर बैठना होगा। मेरे विचार में शिवसेना सरकार में सत्तारूढ़ दल है, अगर कोई अलग रुख अपनाता है तो ये उनका अपना फैसला होगा और नतीजों के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। नार्वेकर ने कहा कि एक पार्टी के पास 2 व्हिप नहीं हो सकते, व्हिप का पालन उस विधायक दल के सभी विधायकों को करना होगा। नार्वेकर ने कहा कि उनका फैसला 100% सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार था। उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया, ये एक राजनीतिक फैसला था। स्पीकर ने कहा कि राजनीतिक परिणाम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं संविधान, विधानसभा नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश में गोगावले की व्हिप के रूप में नियुक्ति को अवैध माना था। अपने फैसले का बचाव करते हुए नार्वेकर ने कहा कि शीर्ष अदालत ने ये नहीं कहा कि गोगावले की नियुक्ति स्थायी रूप से अवैध थी। उसने कहा कि मैंने सेना विधायक दल द्वारा चुने गए व्हिप को मान्यता दी थी, लेकिन मुझे इसे राजनीतिक दल द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर रखना चाहिए था। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने शिवसेना को असली राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये तय करने के लिए कहा था कि असली राजनीतिक दल कौन सा है। इसके बाद स्पीकर ने असली राजनीतिक दल के व्हिप का समर्थन किया। स्पीकर नार्वेकर ने सेना के संविधान के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि चुनाव आयोग को सौंपा गया 1999 का दस्तावेज वैध था और ठाकरे समूह का ये तर्क कि 2018 के संशोधित संविधान पर भरोसा किया जाना चाहिए, ये स्वीकार्य नहीं था। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के सहारे राजनीति कर रही ममता बनर्जी अब चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल का नाम बदला जाए और पश्चिम बंगाल का नाम बांग्लादेश की तर्ज पर बांग्ला कर दिया जाए। इसके लिए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को इस संबंध में खत भेजा है। ममता बनर्जी ने नया नाम सुझाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को बांग्ला कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बॉम्बे का नाम मुंबई हो सकता है, उड़ीसा का नाम ओडिशा हो सकता है, तो फिर हमारी क्या गलती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ममता बनर्जी ने राज्य का नाम बदले जाने की मांग की हो। इसके पहले जब टीएमसी की पहली बार सरकार बनी थी तो ममता बनर्जी ने राज्य का नाम पश्चिम बंगो या बंग करने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने इसका नाम बंगो या बांग्ला करने की मांग की थी और अब वे चाहती हैं कि राज्य का नाम बदलकर बांग्ला कर दिया जाए। इसके पीछे नया तर्क है कि भारत में पंजाब के होते पाकिस्तान में भी पंजाब है, इसलिए बांग्लादेश के होते हुए भारत में भी बांग्ला होना चाहिए। ममता ने कहा कि हमने राज्य की विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया था, हमने उनके आगे पूरी बात भी रख दी थी, लेकिन लंबे समय से मांग करने की बाद भी हमारे राज्य का नाम बांग्ला नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने नाम बदले जाने के फायदे भी गिनवाए और कहा कि ऐसा हुआ तो हमें फायदा होगा। अल्फाबेटिकली हम थोड़ा ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल हट जाएगा, इससे कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि यदि हमारे राज्य का नाम बांग्ला हो तो हमारे बच्चों को मदद मिलेगी। हर मीटिंग में हमें आखिर तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब वेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तब था जब वेस्ट भी भारत था। अब जब ईस्ट बंगाल भारत है तो फिर वेस्ट की जरूरत क्या। अब सिर्फ एक ही बंगाल है, इसे हमें बांग्ला करना चाहिए। उन्होंने इस पर पंजाब का उदाहरण भी दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पाकिस्तान में पंजाब नाम का एक प्रांत है जबकि भारत में पहले से ही एक पंजाब है। ममता ने कहा कि पाकिस्तान का एक प्रांत पंजाब है और भारत में भी पंजाब है। यदि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश हो सकता है तो फिर हमें वेस्ट बंगाल करने की या रहने की जरूरत क्या है, हमें बांग्ला होना चाहिए। इसके पहले 2011 में तृणमूल कांग्रेस बंगो करने की मांग रख चुकी है। 5 साल बाद ममता सरकार ने प्रस्ताव पारित किया, बंगो का बंगाल नाम रखने की मांग की गई। यही नहीं, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में गंगा सागर मेले के राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने की भी बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस संबंध में हमने पहले भी मांग की थी और एक बार फिर से कर रहे हैं और इस बार भी हम 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमें खुशी है कि कुंभ मेले की राष्ट्रीय पहचान है, लेकिन हर साल आयोजित नहीं होता। गंगा सागर मेला तो हर साल लगता है। उन्होंने कहा कि हर साल करीब 1 करोड़ लोग गंगा सागर आते हैं, हम फिर पीछे कैसे हैं। इस मेले को भी राष्ट्रीय महत्व मिलना चाहिए।